हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम वर्क के बारे में समझ रहे थे कि वर्क होता क्या है। वर्क के कॉन्सेप्ट को हमने समझा था और हमने जो है वर्क का जो है आपका फॉर्मूला देखा था कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। इसके बाद हम वर्क की डायमेंशन और उसकी जो यूनिट्स होती हैं इसको समझ रहे थे कि वर्क की जो डायमेंशन है वो क्या होती है, ये हमने देखा था। अब हम वर्क की यूनिट्स को समझते हैं कि आखिर वर्क की कौन कौन सी यूनिट्स होती है। सबसे पहले हम एब्सोल्यूट यूनिट की बात करते हैं। तो अगर हम एब्सोल्यूट यूनिट की बात करें तो हम नॉर्मली इन यूनिट्स का यूज करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। यानी जैसे कि आपकी एसआई यूनिट होती है जो आपकी वर्क की होती है, जिसे हम जूल कहते हैं। ठीक है, क्या है ये आपकी एसआई यूनिट है। तो इसी तरीके से जो आपकी एब्सोल्यूट यूनिट होती हैं, इनका हम नॉर्मली या नॉर्मल तौर पे हम इनका उपयोग करते हैं। पहला है आपका जूल। तो जूल क्या है, आपकी एसआई यूनिट है, वर्क की कार्य की एसआई यूनिट है। यानी अगर हम बात करें 1 जूल वर्क की, 1 जूल कार्य की अगर हम बात करें कि 1 जूल वर्क हुआ है, तो हम कब कहते हैं 1 जूल वर्क हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं W बराबर आपका एफ डी एस होता है या एफ डॉट डी एस होता है। ठीक है, एफ डॉट डी एस होता है। ठीक है, W बराबर आपका एफ डी एस कॉस थीटा होता है। तो कब कहेंगे हम कि 1 जूल वर्क हुआ है, जब किसी वस्तु में हम 1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, 1 न्यूटन का बल लगाते हैं, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है यानी उस पे जो विस्थापन होता है वो 1 मीटर का होता है। और जो आपका फोर्स का कंपोनेंट है, बल का जो कंपोनेंट है और जो विस्थापन का कंपोनेंट है, दोनों के बीच में जो आपका एंगल है वो आपका 0 डिग्री का होता है। यानी वो अवस्था या वो सिचुएशन जिसमें जो आपका बल है, 1 न्यूटन बल किसी वस्तु पे लगाया जाता है, जिस कारण 1 मीटर का विस्थापन होता है, और दोनों के दोनों जो आपके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है, या हम ये कह सकते हैं कि दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं। यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी 0 डिग्री क्या हुआ है, एंगल इसके बीच में। तो इस कंडीशन में जो आपका वर्क हुआ है या कार्य हुआ है वो आपका 1 जूल कार्य हुआ। यानी इट इज द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क इन द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी जो ये आपकी इकाई है, ठीक है, एसआई प्रणाली की ये जो है आपकी इकाई है जो कि जूल है। Work done is said to be 1 joule when a force of 1 Newton actually moves a body through a distance of 1 meter in the direction of applied force। यानी हम कब कहते हैं कि 1 जूल कार्य हुआ है, जब 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है, जिस कारण 1 मीटर जो है डिस्टेंस जो है आपकी जो बॉडी है उस पे 1 मीटर जो है विस्थापन होता है। 1 मीटर डिस्टेंस वो क्या करता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है, और जो आपका फोर्स है वो उसी दिशा में लगता है जिस दिशा पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो सेम है। यहाँ इकाइयों की एसआई प्रणाली में कार्य की पूर्ण इकाई है। किया गया कार्य 1 जूल कहा जाता है जब 1 न्यूटन का बल वास्तव में लागू बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी के माध्यम से शरीर को स्थानांतरित करता है। यानी 1 जूल बराबर हो गया आपका 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इंटू
cos 0, और हम जानते हैं cos 0 कितना होता है आपका 1 होता है। तो आपका क्या आ गया, जो आपका वर्क आया है वो 1 न्यूटन मीटर का आपका वर्क हुआ है। आई होप आपको ये जूल का कॉन्सेप्ट, जूल की डेफिनेशन समझ में आ गई हो गई। अब हम चलते हैं अगली जो यूनिट है जिसे हम अर्ज कहते हैं, ERG। तो बेसिकली ये जो यूनिट है ये आपकी CGS प्रणाली या CGS जो सिस्टम है उसकी यूनिट है, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम जो है उसकी यूनिट है ये बेसिकली। और हम कब कहते हैं कि एक ERG वर्क हुआ है, हम कब कहते हैं, जब एक डायन फोर्स, ठीक है, जो आपकी डायन होती है वो आपकी फोर्स की यूनिट है CGS सिस्टम में यानी CGS प्रणाली में। तो जब एक डायन फोर्स के कारण जो है 1 सेंटीमीटर का विस्थापन होता है, यानी जो आपकी वस्तु है उस पर हम एक डायन फोर्स लगा रहे हैं, जिस कारण 1 सेंटीमीटर वो क्या करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है उसी दिशा में जिस दिशा में फोर्स यानी बल लगाया गया है। तो हम ये कहते हैं कि जो आपका जो वर्क है वो 1 ERG वर्क आपका हुआ है या 1 अर्थ वर्क हुआ है। तो बेसिकली जैसे कि अभी हमने समझा, वर्क बराबर होता है आपका FDS cos थीटा। अब 1 डाइन आपका क्या हुआ है, फोर्स अप्लाई किया गया है, 1 सेंटीमीटर विस्थापन हुआ है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में आपकी जो है अप्लाई किए गए, यानी जिस दिशा में फोर्स लगा है उसी दिशा में आपका विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो cos 0 जो होता है आपका 1 होता है, यानी जो वर्क डन है वो 1 ERG। तो इस तरीके से हम ये कहते हैं कि जो वर्क है वो आपको 1 ERG है, या 1 ERG इक्वल्स टू 1 डायन इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू cos 0 यानी 1 डायन डॉट सेंटीमीटर, या फिर आप जिसे आप 1 ERG कहते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारी ग्रेविटेशनल यूनिट। तो बेसिकली ये फोर्स की वो यूनिट है जिन्हें हम नॉर्मल तरीके से या व्यवहारिक तौर पे हम इसका उपयोग करते हैं। जनरली हम एब्सोल्यूट यूनिट का यूज करते हैं जो आपकी ERG और जूल है, और इसमें भी जूल का हम नॉर्मल यूज करते हैं क्योंकि जूल क्या है आपकी SI यूनिट है। अब हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल यूनिट की। तो जो प्रैक्टिकल यूनिट्स होती है उन्हें हम ग्रेविटेशनल यूनिट कहते हैं। इसमें जो सबसे पहली यूनिट है वो हमारी किलोग्राम मीटर है। क्या है, किलोग्राम मीटर है। तो बेसिकली कब कहा जाता है, तो हमारी जो पहली है यूनिट वो आपकी किलोग्राम मीटर है यानी केजी मीटर है। तो कब कहा जाता है कि किलोग्राम मीटर जो है, जो ये जो 1 केजी मीटर है, ठीक है, इतना वर्क डन हुआ है। बेसिकली ये ग्रेविटेशनल यूनिट है, यानी जब आप ग्रेविटी की बात करते हैं या जहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस होता है, गुरुत्वाकर्षण का जो होता है प्रभाव आपको दिखाई देता है, वहां पे इसका यूज होता है। ये क्या है, SI यूनिट है, ग्रेविटेशनल यूनिट है, और ग्रेविटेशनल यूनिट में भी ये क्या है, SI सिस्टम की यूनिट है। तो जब हम ये कहते हैं कि कोई भी कार्य हुआ है, जब 1 किलोग्राम फोर्स अप्लाई किया गया है किसी बॉडी पे और उस बॉडी से जो है 1 मीटर का जो है क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो हम ये कहते हैं कि 1 किलोग्राम मीटर कार्य हुआ है यानी वर्क हुआ है। किलोग्राम मीटर, केजी मीटर, it is a gravitational unit of work in SI system of unit. Work done is said to be 1 kg meter when a force of 1 kgf moves a body through a distance of 1 meter in the direction of applied force. इन्हें कार्य की व्यवहारिक इकाइयों के रूप में भी जाना जाता है।
किलोग्राम, मीटर, केजी, मीटर, यह इकाइयों की एसआई प्रणाली में कार्य की गुरुत्वीय इकाई है। किया गया कार्य 1 किलोग्राम मीटर कहा जाता है जब 1 किलोग्राम फोर्स kgf बल लगाए गए बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी से पिंड को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, अपनी जगह से उसको हिला देता है, चेंज कर देता है। तो ये हमारी क्या हो गई, केजी मीटर, ये आपकी ग्रेविटेशनल यूनिट हो गई वर्क की। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राम सेंटीमीटर। तो बेसिकली ग्राम सेंटीमीटर की अगर हम बात करें तो ये भी आपकी ग्रेविटेशनल यूनिट है वर्क की, और ये आपकी सीजीएस प्रणाली में है या सीजीएस यूनिट पे जो है आपकी ये आपकी यूनिट है। तो हम कब कह सकते हैं कि 1 ग्राम सेंटीमीटर कार्य हुआ है, जब 1 ग्राम फोर्स लगता है जिसके कारण 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है उसी दिशा में जिस दिशा में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कहते हैं कि 1 ग्राम सेंटीमीटर जो है कार्य हुआ। It is the gravitational unit of work in the CGS system of units. Work done is said to be 1 gram centimeter when a force of 1 gram force moves a body through a distance of 1 centimeter in the direction of applied force. ग्राम सेंटीमीटर यह इकाइयों की सीजीएस प्रणाली में काम की गुरुत्वीय इकाई है। किया गया कार्य 1 ग्राम सेंटीमीटर कहा जाता है जब 1 ग्राम फोर्स का बल लागू बल की दिशा में एक जो शरीर है उसे 1 सेंटीमीटर की दूरी तक ले जाता है। यानी जब किसी भी बॉडी पे, किसी भी वस्तु पे 1 ग्राम फोर्स लगाया जाता है तो इसके कारण 1 सेंटीमीटर का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होता है। तब हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम सेंटीमीटर कार्य हुआ है। 1 ग्राम सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 ग्राम फोर्स इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू cos 0। cos 0 हम जानते हैं 1 होता है, तो 1 ग्राम सेंटीमीटर बराबर आपका जो 1 GF है वो आपका 980 डाइन के बराबर होता है। तो 1 ग्राम फोर्स जो है आपका 980 ERGS के बराबर होता है। तो ये हमारा जो है जो आपका ग्राम मीटर है, जो आपका ग्राम सेंटीमीटर है, ठीक है, जो आपका ग्राम सेंटीमीटर है उसका रिलेशन हमारा ERGS से ये है, यानी 1 ग्राम सेंटीमीटर बराबर आपका 980 ERGS। आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ वर्क डन, यानी कार्य होने की प्रकृति कैसी है। तो कार्य की बात करते हैं तो कार्य में जैसे कि हमने देखा कि 3 तरीके के आपके जो है वर्क होते हैं, कार्य होते हैं। एक आपका पॉजिटिव वर्क होता है, दूसरा नेगेटिव और तीसरा आपका जीरो वर्क, यानी धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य की हम बात करते हैं। और इन कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अगर हम पहले पॉजिटिव वर्क की बात करें जिसे हम नॉर्मली हम बात कर रहे थे, तो पॉजिटिव वर्क कब होता है, कब हम कहते हैं कि जो वर्क है वो पॉजिटिव हुआ, जब आपका जो थीटा एंगल है, यानी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट है जिसपे हमने फोर्स लगाया है, बल लगा है, बल हमारा इस दिशा में लगा है और जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, वो इस दिशा में हुआ। पहले जब हमने कॉन्सेप्ट देखा था तो हमने ये कहा था कि जब जिस दिशा पे आपका जो ये बल लगा है अगर उसी दिशा पे अगर विस्थापन होता है तो आपका एंगल 0 हो जाता है, कॉस 0 हो जाता है, आपका पॉजिटिव वर्क हुआ। और ये आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। लेकिन जब फोर्स यानी बल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक्यूट एंगल होता है, यानी एक ऐसा एंगल, एक ऐसा कोण बनता है जो 90 डिग्री से कम है,
तो हम ये कहते हैं कि कार्य जो हुआ है वो पॉजिटिव वर्क यानी धनात्मक कार्य हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें हम बेसिकली एंगल की बात कर रहे हैं। एंगल जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो आपका बल है और विस्थापन है, इसके बीच में एक्यूट एंगल है, यानी 90 डिग्री से छोटा एंगल बन रहा है। तो जब भी फोर्स यानी बल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री से कम का जो है एंगल बनता है, तो हम ये कहते हैं कि जो कार्य हुआ है वो आपका धनात्मक या पॉजिटिव वर्क हुआ है। पॉजिटिव वर्क इज सेड टू बी डन ऑन अ बॉडी व्हेन theta is acute less than 90 degree, cos theta turn out to be positive and hence the work done is positive। यानी जब थीटा कम होता है 90 डिग्री से, तो किसी पिंड पर किया गया धनात्मक कार्य कहा जाता है। स्पष्ट रूप से cos थीटा धनात्मक निकलता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब थीटा की वैल्यू 90 से कम होती है तो धनात्मक जो है आपका cos थीटा की वैल्यू होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसलिए किया गया कार्य धनात्मक है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो वर्क हुआ है, जो कार्य हुआ है, वो पॉजिटिव वर्क हुआ। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पिंड है, कोई वस्तु है, इस पे हमने फोर्स लगाया, और इस जगह क्या हुआ, इसका जो है डिस्प्लेसमेंट हो गया और यहाँ पे पहुंच गया। अब इन दोनों के जो बीच में एंगल है वो आपका सपोज जैसे कि आपका जो एंगल है वो 60 डिग्री है। सपोज क्या है, 60 डिग्री का आपका एंगल बना है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 60 डिग्री का एंगल बना है। तो अगर हम वर्क की बात करेंगे तो वर्क आपका एफ डॉट डी कॉस थीटा या एफ डी कॉस थीटा हो जाएगा। एफ एज इट इज रहेगा। ठीक है। फोर्स जैसे कि हमने फोर्स लगा दिया 2 न्यूटन का फोर्स लगा, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो आपका 2 मीटर का हुआ है। ठीक है। तो फोर्स आपका क्या हो गया इस केस में, W बराबर एफ डी कॉस थीटा। एफ जो है आपका कितना है, 2 न्यूटन है। डी की वैल्यू 2 मीटर है। कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 60 है, कॉस 60। अब जो 2 न्यूटन, यहाँ पे 2 न्यूटन 2 न्यूटन 4 न्यूटन हो गया। cos 60 की वैल्यू आपकी 1/2 होती है, 1/2 होती है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास जो वर्क आया है वो 2 जूल आया है, जो कि एक पॉजिटिव वर्क है। वहीं अगर 90 डिग्री से अगर हम जो है ज्यादा का एंगल लेते हैं तो हमारा जो cos थीटा की वैल्यू है वो नेगेटिव में हो जाती है, और फिर हमारा जो है वर्क भी नेगेटिव में आता है। तो यानी जो हमारा पहला केस है पॉजिटिव वर्क की, जब हम बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव वर्क में क्या है, इसकी सबसे पहली या इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि जो आपका एंगल होना चाहिए थीटा एंगल, वो एक्यूट यानी लेस देन 90 डिग्री यानी 90 डिग्री से कम होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है नेगेटिव वर्क का, यानी आपका ऋणात्मक कार्य। तो जब भी जो आपका फोर्स है और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज होता है, यानी 90 डिग्री से ज्यादा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कार्य है वो नेगेटिव हुआ। क्यों कहते हैं, क्योंकि आपका जो cos थीटा की वैल्यू होती है इस केस में वो नेगेटिव होती है,
ठीक है, ऋणात्मक होती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो वर्क या कार्य हुआ है वो कैसा है, नेगेटिव यानी ऋणात्मक। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास कोई वस्तु है, उस पे हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में, तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आई है वो आपके ग्रेटर देन 90 डिग्री में आई। ठीक है, अगर हम बात करते हैं cos 90 की, तो आप जानते हैं cos 90 आपका 0 होता है। अगर हम ऐसे केस की बात करते हैं जब दोनों आपके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं, तो आपका क्या होता है, cos 0 हो जाता है, जिस कारण वर्क 0 हो जाता है। लेकिन इस केस में हम बात कर रहे हैं उस टाइम की या उस कंडीशन की जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो क्या है, जो आपका जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। यानी जो कार्य होगा, इससे ही पता चलता है कि जो आपका वर्क होगा, कार्य होगा, वो लेस देन 0 होगा, यानी 0 से कम जो होगी आपके कार्य की वैल्यू यानी मात्रा। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो आपका कॉस ऑफ एंगल है, ठीक है, जो आपका कॉस ऑफ एंगल है यानी कॉस थीटा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री के लिए वो हमेशा नेगेटिव वैल्यूज देता है। नेगेटिव वर्क इज सेड टू बी डन ऑन अ बॉडी व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूज, when theta is obtuse यानी greater than 90 degree. Clearly cos theta is negative, hence work done is negative. जब थीटा 90 डिग्री से या 90 डिग्री से बड़ा होता है तो किसी पिंड पर ऋणात्मक कार्य किया जाना कहा जाता है। स्पष्ट रूप से cos थीटा ऋणात्मक है और इसलिए किया गया कार्य भी ऋणात्मक है। यानी जो आपकी थीटा है, थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी ग्रेटर देन 90 है, जिस कारण क्या हुआ है, cos थीटा नेगेटिव हो गया है और आपका कार्य भी नेगेटिव या ऋणात्मक हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीरो वर्क यानी शून्य कार्य की बात करते हैं। तो कब कहा जाता है कि जो कार्य है वो शून्य है, जब आपका थीटा 90 डिग्री का हो, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू जो है वो आपकी cos 90 डिग्री है जो कि 0 होती है, जिस कारण क्या होता है, जो आपका कार्य है, वर्क है, वो आपका शून्य यानी 0 हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी वस्तु पे फोर्स लगाया 2 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट हुआ 3 मीटर का, तो अगर हम इक्वेशन की या जो हमारा फॉर्मूला है उसकी बात करें तो W बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा। अब दोनों के दोनों यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर है, समकोण बना रहे हैं, 90 डिग्री का राइट एंगल बना रहे हैं, तो F हमारे पास 2 है, D हमारे पास 3 है, cos 90 आपका क्या होता है, 0 होता है। cos 90 क्या होता है आपका 0 डिग्री है, और जब फोर्स आपका 2 न्यूटन लगा है, 3 जो मीटर है उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो W है वर्क है, वर्क आपका बराबर होता है एफ डी एस कॉस थीटा के। तो यहाँ पे F क्या है आपका 2 न्यूटन, D या DS डिस्प्लेसमेंट 3 है, cos 90 0 डिग्री है, यानी जो वर्क है वो आपका 0 आ गया है, यानी कार्य 0 आ गया है। ठीक है, कार्य क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो यानी जब भी जो आपका बल है और डिस्प्लेसमेंट जो है, विस्थापन जो है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है यानी समकोण बनाता है या राइट एंगल बनाता है, तो क्या होता है, आपका जो कार्य है वो 0 होता है, यानी किया गया कार्य शून्य हो जाए। Zero work is said to be done on a body when force applied on it or the displacement caused or both of them are 0। यानी पहली कंडीशन थीटा 90 हो जाए, दूसरी कंडीशन या तो फोर्स ही 0 हो या डिस्प्लेसमेंट ही 0, यानी आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, वो नहीं हुआ है,
या फोर्स ही अप्लाई नहीं हुआ है, उस कंडीशन में भी वर्क 0 होता है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था, जब हम बात कर रहे थे कि कार्य कब होता है या कब हम जो है फिजिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं कि कार्य हुआ है, जब फोर्स लगाया जाता है और डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन जब आपका फोर्स नहीं लगाया गया तभी भी आपका कार्य 0 होता है। वहीं अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि हमने बहुत ज्यादा फोर्स लगाया है, जैसे कि हमने एक दीवार का एग्जाम्पल लिया था, अगर हम दीवार पे क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, बल लगाते हैं, लेकिन दीवार क्या कर रहा है, अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, उसमें विस्थापन नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि कार्य नहीं हुआ। तो एक कंडीशन आपकी 0 फोर्स की यानी 0 बल, दूसरा है 0 क्या है आपका, 0 क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है, तीसरा क्या है जो थीटा है वो 90 डिग्री। When angle theta between force and displacement is 90 डिग्री, तो इस कंडीशन में cos थीटा आपका जो है cos 90 होता है, जो कि 0 हो जाता है। इसलिए अगर हम वर्क की बात करें, कार्य की बात करें, तो वो भी आपका 0 हो जाता है यानी 0 हो जाता है। 0 कार्य तब कहा जाता है जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है या विस्थापन होता है या दोनों 0 होते हैं। यहाँ जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 है तो cos थीटा आपका cos 90 डिग्री यानी 0 हो जाता है और इसलिए आपका कार्य 0 हो जाता है। तो ये आपका 0 वर्क कब होता है या 0 कार्य कब कहा जाता है कि हुआ है, ये हम इस तरीके से समझ सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, यानी जब आपका कार्य एक वेरिएबल फोर्स के द्वारा होता है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब आपका जो फोर्स है, क्योंकि हम ये जानते हैं जब भी हम किसी भी चीज पे बल लगा रहे हैं तो एक कांस्टेंट फोर्स नहीं लगता है, कभी ज्यादा कभी कम लगता है। तो ऐसी कंडीशन में कार्य हुआ है ये हम किस तरीके से निकालते हैं इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसको हम ग्राफिकल मेथड से करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास यहाँ पे जो है ग्राफ है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि हर एक इंस्टेंट में या हर एक टाइम पीरियड में कितना कितना कार्य हुआ है। तो जो आपका ये ग्राफ है, इसके जो y एक्सिस है, आपको यहाँ पे फोर्स कितना बल लगाया गया है ये आपको दिखाया गया है, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये आपकी x एक्सिस पे आपको दर्शाया गया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है हर एक इंस्टेंट में कितना कितना आपका बल लगा। हम इसे पॉइंट A मान लेते हैं, ये आपका B पॉइंट हो गया, ये आपका C, इसको हम C पॉइंट मान लेते हैं, उसको हम D पॉइंट मान। ये आपका A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, A B C D। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमने फोर्स लगाया है, बल लगाया है, और कितना कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये आपको यहाँ पे बार ग्राफ से दिखाई दे रहा है। अब हमने क्या किया, इसकी जो सारी टिप्स हैं उसे हमने ज्वाइन कर लिया, तो हमने इसको इस तरीके से बना दिया कि इस तरीके से आपका ग्राफ है। अब हमें बताना है कि इस कंडीशन में कार्य कितना हुआ है, क्योंकि ये कंडीशन वेरिएबल फोर्स की, यानी ऐसा फोर्स है जो कि चेंज हो रहा है, बदल रहा है। तो हम सबसे पहले इसमें एक जो है, जो आपका ग्राफ है, इसका एक छोटा सा कंपोनेंट ले लेते हैं, PQRS हमने ये ले लिया। अब इसमें कितना कार्य हुआ है ये हम निकालेंगे और फिर हम इसे पूरा इंटीग्रेट कर देंगे, ताकि हमें ये पता चला जाए कि इस कंडीशन में कितना कार्य हुआ है, या हम ये कह सकते हैं कि कितना जो ये आपके पास कंडीशन दी गई है, ये वेरिएबल फोर्स की कंडीशन है, कितना कार्य इसमें हुआ। अगर हम बात करें इस ग्राफ की, तो इस ग्राफ के नीचे जो हमें एरिया मिलेगा वो हमें ये बताएगा कि कितना कार्य हुआ। यानी जो आपका ग्राफ है, इसका जो ये एरिया है
इससे हमें ये पता चलेगा कि इस कंडीशन में जो ये वेरिएबल फोर्स की कंडीशन है, इसमें कितना कार्य हुआ है, कितना वर्क हुआ। तो इसे हम करते हैं। तो बेसिकली हम कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, हमने फोर्स कंसीडर करा है, एक्स एक्सिस में आपका जो है आपका विस्थापन है, ठीक है, और जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है। अब हम ये सोच रहे हैं कि एक टाइम पीरियड में जो कि आपका पी क्यू डिस्टेंस है, इसे हम x मान लेते हैं। तो इस डिस्टेंस पे ये आपका कार्य इतना हुआ, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब जब हमने माना कि जो पी क्यू डिस्टेंस है उसमें आपका dx क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और जो इसका एरिया है वो आपको क्या देगा, वर्क देगा कि कार्य कितना हुआ। तो बेसिकली इस एरिया का जो आपके पास ये डिस्टेंस है, इस पे जो आपकी स्ट्रिप आई है वो पी क्यू आर एस आई है, और ये हमें क्या दे रहा है, इस इंस्टेंट पे जो फोर्स है, ठीक है, इस फोर्स पे dx जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इसमें कितना कार्य हुआ है। तो इसे फिर हम क्या करेंगे, आप इसको समेशन करेंगे और हमारा जो है इस जो आपका वर्क डन है वो आ जाएगा। तो इसको हम कुछ इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे। लेट अस कंसीडर अ फोर्स एक्टिंग अलोंग फिक्स्ड डायरेक्शन से एक्स डायरेक्शन, यानी हम ये कह रहे हैं कि एक फोर्स लग रहा है किसी एक एक्स दिशा में, ठीक है, एक फिक्स डायरेक्शन में, जिसे हम एक्स डायरेक्शन कह रहे हैं, बट हैविंग अ वेरिएबल मैग्नीट्यूड। लेकिन जो फोर्स है, जो बल है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, चेंज हो रहा है, बदल रहा है। You have to compute work done in moving the body from A to B under action of this variable force. हमें क्या निकालना है कि जब हम A से B पे जो हम बल लगा रहे हैं, A से B पे, इस कंडीशन में जब हम बल लगा रहे हैं तो कितना कार्य होगा, ये हम देखेंगे, ठीक। आइए हम एक निश्चित दिशा में कार्य करने वाले बल पर विचार करें। मान लें कि x अक्ष, ठीक है, जो आपका x अक्ष है, इसको हम मान लेते हैं, और उस पर हमने क्या किया है, फोर्स लगाया है। हमें इस परिवर्तनशील बल की क्रिया के तहत पिंड को A से B तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, PQ को ले रहे हैं, PQ जो स्ट्रिप है, तो PQ पे जो हमारा वर्क हुआ है वो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हमने dx लिया है। अगर हम इस कंडीशन में वर्क की बात करें कि कार्य कितना हुआ है, ठीक है, इस कंडीशन में हम बात कर रहे हैं कि इस कंडीशन में आपका कार्य कितना हुआ है, क्योंकि एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है फोर्स की वजह से, तो आपका कार्य भी कैसा होगा, dw, यानी छोटा वर्क होगा, जो कि बराबर होगा आपका एरिया ऑफ पी क्यू आर एस के, ठीक है, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस के। अगर हम बात करें इस एरिया की, तो आप जो ये एरिया है इसको देखें, अगर हम, तो ये क्या है, एक स्ट्रिप है और एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है। इसका एरिया क्या होगा आपका, इसका एरिया होगा आपका पी क्यू इंटू आर क्यू, ठीक है, पी क्यू इंटू आर क्यू इसका एरिया होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका एरिया होगा। अब जब हम जानते हैं, जब स्मॉल वर्क हुआ है और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है आपका, dx हुआ है, ठीक है, तो कुछ फोर्स लगाया गया होगा, उसको हम F मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट आपका dx हो गया इस कंडीशन में। तो यानी जो फोर्स लगा है वो F लगा है और डिस्प्लेसमेंट आपका dx हुआ है। अब हम अगर फोर्स की बात करें, फोर्स हमारा हम मान लेते हैं कि PS जो है फोर्स है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारा PQ है, PS फोर्स है, PQ क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। PQ जो PS क्या है आपका, फोर्स है, और PQ क्या है, डिस्प्लेसमेंट है।
तो यानी अगर हम इस स्ट्रिप की बात करें या एक छोटे से वर्क की बात करें जो हमने इस स्ट्रिप में बात की है PQRS की, तो हमारा वर्क कितना हुआ है PS इंटू PQ, PS इंटू PQ, और ये हमारा किसके बराबर है आपका एरिया ऑफ PQRS के, क्योंकि PS जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं PS जो है लेंथ है और PQ क्या है ब्रेथ है, और ये क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ आपका एरिया होता है रेक्टेंगल का। तो इस स्टेप के लिए जो एरिया आया हमारा PS इंटू PQ। तो इसी वजह से आपका क्या हुआ, हमने PQ को dx माना, ठीक है। अब जब हम कार्य की बात कर रहे हैं, वर्क की बात कर रहे हैं, तो जो dw होगा, क्योंकि हम एक छोटे से जो डिस्प्लेसमेंट की बात करें, एक छोटा हमने जो है डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लिया है और हमने उसी में हमने ये देखा है कितना फोर्स लग, तो हमारा कार्य भी क्या होगा एक छोटा सा कार्य होगा, कम कार्य होगा। ये बराबर हो जाएगा आपका F क्रॉस dx से। F की वैल्यू आपकी PS है, dx की वैल्यू PQ है जो कि आपकी एरिया ऑफ स्ट्रिप यानी PQRS जो है इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है उसके बराबर है, क्योंकि आप जानते हैं ये क्या है एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है और इसका फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एरिया का फॉर्मूला एक रेक्टेंगल के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PS क्या है लेंथ है, PQ क्या है ब्रेथ है, लंबाई और चौड़ाई है। अब अगर हम इसमें टोटल वर्क की बात करें, टोटल वर्क की बात करें तो हम क्या कर देंगे dw का समेशन कर दें। इसका मतलब हमने क्या किया है, अभी तो हमने एक छोटी सी स्ट्रिप की बात करी, एक छोटा सा कंपोनेंट लिया, अब हम पूरे एरिया की बात करें तो ये हम समेशन साइन लगाएंगे तो ये dw के बराबर हो जाएगा, यानी w बराबर समेशन F क्रॉस dx हो जाएगा। अब जब आपका ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया आपका, ठीक है, ये आ गया। अब हम ये कह रहे हैं कि जब हम लिमिट को, यानी अब हम लिमिट लगा रहे हैं, लिमिट dx को x तक टेंड कर, जो हमारी लिमिट है ये हमने एक छोटा कंपोनेंट लिया, अब हम इसका क्या कर देंगे समेशन कर देंगे तो हमें हमारे पास एक बड़ा एरिया आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने dx को टेंड किया x से, यानी w बराबर लिमिट ऑफ dx टेंड टू x, तो आपके पास हो जाएगा समेशन f dx। आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब हम क्या करना है हमें, अब हम इसको क्या करते हैं, ये हमारा क्या हो गया वर्क आ गया। अगर हम इसको इंटीग्रल कैलकुलस में देखें, ठीक है, यानी हम जब इसको इंटीग्रेट करते हैं, नॉर्मली जब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास हो जाएगा w बराबर इंटीग्रेशन f dx, और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमें इंटीग्रेट करना है एरिया को, सॉरी जो डिस्टेंस को इंटीग्रेट करना है, लीनियर इंटीग्रेशन हो रहा है, तो a से b जो होगा इंटीग्रेशन होगा, या xa से xb की तरफ हमारा क्या होगा इंटीग्रेशन होगा, x का a कंपोनेंट आपका b कंपोनेंट। तो हमने इसे इंटीग्रेट कर दिया, जहाँ पे आपका x से oa है और xb आपका ob है, यानी w बराबर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ स्ट्रिप PQRS, यानी जो PQRS है उसका जो क्षेत्रफल है उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास वर्क यानी कार्य आ जाएगा इस वेरिएबल फोर्स। तो यानी कि W बराबर आपके पास आ गया एरिया ऑफ ABCDA, एरिया ऑफ ABCDA, तो इसका एरिया आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है वेरिएबल फोर्स में वर्क कितना हुआ है इस तरीके से निकालेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जो आज हमने डिस्कस किया है इसे आपको रिवाइज करना है, इसको आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।